नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 8 नवंबर की आधी रात से नोटबंदी के अब इतने दिन हो चुके हैं, बैंक और एटीएम के बाहर लगी लोगों की कतारें कम होने लगी हैं। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि रोजी रोटी और बेटी की शादी जैसे नहीं टाले जा सकने वाले मसले भी अब हल होने लगे हैं। लेकिन सियासतदानों का रुख अब भी नहीं बदला है। लिहाजा पीएम मोदी ने अपने ऐप पर, मोबाइल ऐप पर जनता से सीधा सवाल पूछा है कि वही बताएं, नोटबंदी का फैसला सही है या गलत। पीएम मोदी के ऐप पर आज भी आप अपनी राय दे सकते हैं। दूसरी ओर नोटबंदी के बाद हुए उपचुनावों का नतीजा भी आ गया है। जनता ने फैसला संबंधित राज्यों के सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में सुनाया है, यानी मध्य प्रदेश की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और इस सब के बीच संसद ठप है। सवाल है कि नोटबंदी का विलाप कब तक जारी रहेगा और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, नोटबंदी जनता दरबार में पीएम मोदी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीएसपी के स्पोक्स पर्सन एमएच खान साहब हैं। मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अभय दुबे इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट RIS राम उपेंद्र दास इस डिबेट में है। मेरे साथ GVL नरसिम्हा राव बीजेपी की तरफ से इस डिबेट में है। मेरे साथ TMC सपोर्टर सोमनाथ सिंघा रॉय इस डिबेट में है। मेरे साथ हिमांशु कुमार टैक्स एक्सपर्ट इस डिबेट में है और मेरे साथ राकेश मोहन जोशी भी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं और उनसे भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी पर सड़क पर मचा बवाल जब मंद पड़ने लगा तो संसद में विपक्ष ने इसकी कमान संभाल ली। लिहाजा शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है, रोजाना नोटबंदी पर हंगामा हो रहा है। देश की संसद ठप है। नोटबंदी पर सियासतदानों को जवाब दे चुके पीएम मोदी ने अब सीधा रुख जनता का किया है। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश की जनता से सर्वे में शामिल होने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी ऐप पर इस सर्वे में हिस्सा लेकर जनता अपनी राय दे सकती है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि पुराने नोट बंद करने को लेकर लिए गए फैसले पर मैं आपकी प्राथमिक राय जानना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ऐप यानी NM ऐप पर इस सर्वे में शामिल होकर अपनी राय दें। नोटबंदी पर राय शुमारी के लिए पीएम मोदी ने जनता से 10 सवाल पूछे हैं, लेकिन पीएम की इस राय शुमारी से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं। लिहाजा सरकार भी विपक्ष पर सीधा वार कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। भाई अगर हम लोगों को मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? ब्लैक मनी पर रोक लगाने का मुद्दा पीएम मोदी से इस कदर जुड़ा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम भावुक हो गए। लेकिन जरा देखिए विपक्ष इस भावुकता की भी कैसे हंसी उड़ा रहा है। हमें भी आंसू हैं क्योंकि हम भी रो सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि गरीबों की तरफ से हम तरस खा के यहाँ आके रोते हैं, मगर इसका असर क्या होता है? रोने से कुछ नहीं, आंसू। इस देश में आज तक तो टैक्स फ्री है। इस सरकार का कोई भरोसा नहीं, कर ली उस पर भी टैक्स लागू कर सकते हैं। जो लड़की की शादी रुक गई है, जो तकलीफ में आ गए हैं, इन सब की आह इस सरकार को लगेगी। जहाँ तक हमारे पीएम की बात है, वो साहसिक नेता है। पहली बार इतना साहस दिखाया है और गरीबों के लिए वो प्रामाणिक हैं। इसी संसद में आए थे वो मई 2014 में जीतकर। जब उनको हमने नेता चुना था, उन्होंने क्या कहा था? मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए मरेगी। और ये उनकी भावुकता है और ये उनकी ईमानदारी। दरअसल नोटबंदी पर 10 विपक्षी दल सुर में सुर मिलाकर सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने की कोशिश में हैं। सदन में नियमों का हवाला देकर बहस की मांग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की ये मांग देश हित से कम सियासत से ज्यादा जुड़ी दिखती है। 74 लोगों की मौत होने के बाद अराजकता वो देश में लाए हैं और अघोषित फाइनेंशियल इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दी है। क्या उन्होंने देश की जनता को पूछा था? कि 70 लोग देश भर में जो नोटबंदी हुई इसके चलते लोगों की, सारे लोगों के ऊपर कोई जो सरकार ने फैसला किया है, शरद यादव जी आपको 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक हंगामे के बीच खबर उपचुनावों को लेकर भी आ गई है।
जिसे नोटबंदी पर मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट करार दिया जा रहा था। इस चुनाव में स्थिति जस की तस है, यानी सत्ताधारी दलों को ही संबंधित राज्यों की जनता ने जिताया है। विपक्ष को इस पर भी नाखुश होने का हक है, लेकिन उपचुनाव में फैसला जनता ने सुनाया है और अब उसी जनता के दरबार में पीएम मोदी ने नोटबंदी का मुद्दा उठाया है। आप भी ऐप पर पीएम मोदी के पूछे सवालों का जवाब दीजिए, उस पर राय दीजिए और फिर फैसला कीजिए, सरकार सही या विपक्ष। तो अब जनता दरबार में चले गए हैं नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे 10 सवालों के जरिए जनता से उसकी राय मांगी है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और सबसे पहले जीवीएल में आपके पास आऊंगा। जीवीएल, लगातार विपक्ष आपसे कह रहा है, हम वो सवाल भी लगातार दिखाते रहेंगे लोगों को, वो सवाल हम दिखाएंगे कि कैसे वो सवाल है, लेकिन जीवीएल, लगातार विपक्ष आपसे कह रहा है कि आइए प्रधानमंत्री जी संसद में आइए, बयान दीजिए और बताइए कि क्या कर रहे हैं आप लोग नोटबंदी के मुद्दे पर और क्या सोचकर नोटबंदी की। लेकिन बजाय विपक्ष को जवाब देने के या संसद में बयान देने के, पीएम सीधे जनता दरबार में चले गए और जनता से राय मांग ली कि जनता बताए उसको कैसा लगता है। ऐसा क्यों किया? नहीं गौरव जी, हमारे सरकार का जो डिबेट को लेकर संसद में बहस हो, इसको लेकर हम इसके प्रति हमारा पूरी तरह हमारा इसके प्रति लगाव है। इसीलिए पहले दिन जब चर्चा की मांग अपोजिशन ने किया है, हमने तुरंत स्वीकार किया। डिबेट भी तुरंत शुरू हो गया था राज्यसभा में और लोकसभा पहले दिन एडजर्न हो गया था। वही उस एक दिन के बहस में शायद अपोजिशन विपक्षी दलों को यह लग गया कि हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, हम कोई इंपैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई बहाना करके डिबेट को बंद करने की साजिश अपोजिशन ने किया है। क्योंकि ऐसा प्री कंडीशन रखना, प्रधानमंत्री जी को सदन में बैठकर सुनना चाहिए सबको, और मुद्दे को डाइवर्ट करना, और उरी के में जो अटैक हुआ आतंकवादियों के तरफ से, जो हमारे सेना बल पर जो अटैक हुआ, आर्मी कैंप पर जो अटैक हुआ, हमारे सैनिक उसमें मार्टिर हो गए, तो उसको लेकर बहुत हल्की टिप्पणी करना, ये सब एक तरह से एक साजिश की एक अंग लगता है। किसी न किसी बहाने चर्चा नहीं करना चाहते। आज भी हम तैयार हैं, कल सुबह बहस करना चाहें तो करिए। इसके लिए किसी प्रकार की प्रीकंडीशन रखना एक तरह से अपोजिशन की तरफ से। अच्छा ठीक है, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव, आप ये बताइए जनता के पास जाने का क्या मकसद है? 10 सवाल आपने पूछे हैं नमो ऐप के जरिए, जिस पर आपने पूछा है जनता से नोटबंदी के बारे में, इसका क्या मकसद है? जनता से क्या जानना चाहते हैं? गौरव जी, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और सीधा तौर पर प्रधानमंत्री जी पहली बार जनता के समक्ष नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर नेता है, देश के सबसे पॉपुलर नेता है, और सोशल मीडिया में उनकी जो फॉलोइंग है वो विश्व स्तर पर टॉप रैंकिंग पर है। तो इसलिए उन्होंने जनता से भी संपर्क साधना, उन्होंने जनता का राय लेना उन्होंने उचित समझा, उसकी सराहना करनी चाहिए। कितने सरकारों के, कितने प्रधानमंत्रियों की, कितने मुख्यमंत्रियों की ये हिम्मत होती है कि जनता अदालत में जाकर के जनता से राय पूछे। तो एक तरह से ये भी रेफरेंडम है, जिसको एक रेफरेंडम है जो प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से किया है। सरकार अभय दुबे मेरे साथ कांग्रेस से है। अभय दुबे, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि जनता को दिक्कत हो रही है, जनता बहुत दिक्कत में इस डीमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से, और जनता की दिक्कतों का सवाल देने के लिए प्रधानमंत्री संसद में आए। अभय दुबे, अब तो आप खुश होंगे, उसी जनता से प्रधानमंत्री ने सीधे पूछ लिया कि इस नोटबंदी पर वो क्या सोचते हैं, और जनता से सीधे जनता दरबार में चले गए पीएम मोदी। गौरव जी, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी के साथ समस्या ये है कि वो वास्तविक दुनिया की दीवार को लांघ कर आभासी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में, जहाँ पर उनका नाता सिर्फ ट्विटर से, फेसबुक से, ऐप से, इनसे रह गया है, और उस दीवार के पार से वो वास्तविक दुनिया को देखना भी नहीं चाहते। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 10 प्रश्न किए। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ परेशानी ये है कि इस पूरी प्रजातंत्री व्यवस्था में एक पैर की कुर्सी पर ये सरकार बैठी है,
जिसके पास मुंह तो है मगर कान नहीं है। जनता के अगर प्रश्न हो तो वो किसके पास जाएगा? प्रधानमंत्री जी बताइए, 6 दिन तक अगर कोई मां अपने बच्चे की भूख को लेकर लाइन में लगी है, जब वो उसकी भूख का इंतजाम नहीं कर सकती तो आत्मदाह कर लेती है। पैसे होते हुए भी कोई परिवार का बच्चा अपने अस्पताल में दम तोड़ देता है। मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, वो किसान किससे प्रश्न करेगा जिसकी फसलों को बोने के लिए बीज की व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है? आप पार्लियामेंट में, सदन में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, सुन लीजिए, इसीलिए आपकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये सरकार प्रतीकात्मक है। सारे निर्णय प्रधानमंत्री आत्मकेंद्रित होकर लेते हैं। जीवी नरसिम्हा जी वो सिर्फ प्रधानमंत्री लेते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। अगर वो फेसबुक ट्विटर पर बात, जनता ने उनको चुना है, तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं होता। सुन लीजिए, तार्किक प्रश्न को सुन लीजिए। अब किसान की कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी को एक रबर स्टैंप आपने बनाया। से प्लीज आपसे अपेक्षा करता हूं, मैंने आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। आप बहुत मूर्धन्य प्रवक्ता हैं इस राजनीतिक दल के, आपकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं नरसिम्हा जी। मुझे बताइए, आज ही मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आप जानकर आप भी चकित रह जाएंगे, ये बताते हैं कि 404 लाख हेक्टेयर में रबी के फसल की सॉल्स की सिर्फ अनाजों की बुआई होनी है, जिसमें गेहूं है, राइस है, ज्वार है, माजी है इत्यादि। आप जानते हैं -32% आज के दिन में जितनी बुआई होनी थी उस 404 लाख हेक्टेयर में से सिर्फ 111 लाख हेक्टेयर पर बुआई हुई है। 32% बुआई कम हुई। क्यों? क्योंकि आपने अविश्वास किसान पर किया। उनकी डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और उनकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो 93,000 है, उनमें कहा कि पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने अविश्वास किया कि किसान जीवीएल जी बस 10 जल्दी एक 10 सेकंड बोलिए आ रहा हूं जीवीएल, आपको मौका दूंगा मैं जवाब देने का, फिर दूसरे लोगों के पास देश के देश के भगवान पर मोदी जी ने अविश्वास किया, कहा काला धन वहां से है। इस देश के गरीबों पर कहा कि लाइन में लगकर वो काले लोगों काला धन जमा करा रहे हैं। इस देश के किसान पर अविश्वास किया। तो अभय दुबे मैं आपको भी, जैसे आप जीवीएल को कह रहे थे, मैं आपको भी बहुत सीरियस स्पोक्स पर्सन मानता हूं, बहुत सीरियस पॉलिटिकल कमेंटेटर मानता हूं, और मुझे लगता है कि आप कोई भी फैक्ट रखेंगे तो विदाउट चेक नहीं रखेंगे। मेरे साथ कुछ सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं इस बहस में, मैं जिनसे इस बात को पूछूंगा। नहीं, सुनिए, मैंने स्पेशली आपको इसीलिए इस डिबेट में इनवाइट किया कि मुझे आज फैक्ट्स पर डिबेट करनी है। अभय दुबे, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं अभय दुबे, आपने बोला तथ्य हैं। नहीं, आपने बोला कि वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभय दुबे, आप बिल्कुल जानते होंगे कि इस देश में मोबाइल फोन यूजर की संख्या 100 करोड़ से पार जा चुकी है। उसको भी हटा दीजिए, स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या देखें तो 30 करोड़ के आसपास पहुंचती है, जो नरेंद्र मोदी या कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। 30 करोड़ लोगों का रेफरेंडम, अगर उसमें 50% भी टर्नआउट होते हैं तो क्या यह छोटा मोटा रेफरेंडम होगा? मैं नहीं बोल रहा कि सही है गलत है, क्या यह छोटा मोटा रेफरेंडम होगा अभय दुबे? हाँ बिल्कुल गौरव जी, आप देखिए त्राहिमाम कर रही देश की जनता। मैंने यही तो कहा, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अभी 10 मिनट पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से मैंने ये कागज निकाला है, आज का निर्णय। आप जानते हैं क्या निर्णय लिया? उन्होंने कहा कि स्मॉल सेविंग अकाउंट में भी, स्मॉल सेविंग अकाउंट मतलब सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन, वो भी पुराने नोट उसमें नहीं जमा कर सकते। अब ये तो कोई काले काम करने वाले या बड़े जीवीएल जवाब दीजिए। क्यों? जीवीएल जवाब दीजिए। षड्यंत्र इस देश में है कि रचा जा रहा है कि लोग अपने पैसे गाड़ी कमाई के जीवीएल जवाब दीजिए, जमा करा पाए। उसका खुलासा मैं आगे करूंगा। अच्छा देखिए, आप रबी सीजन का पूरा सोइंग सीजन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए किसी प्रकार की आज आंकड़े प्रस्तुत करना, मैं समझता हूं ये फाइनल पोजीशन आपको नहीं दे रहा है। यह सरकार संवेदनशील है कृषि क्षेत्र को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर, तो इसलिए लगातार कुछ 2 दिन पहले आपने देखा जो किस प्रकार सीड्स के खरीदारी में किस प्रकार पुराने नोटों को 500 रुपया नोटों से
सीड्स खरीद सकते हैं किसान, इसका सरकार ने प्रावधान किया है। सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है। मेरे साथ और पैनलिस्टों के पास जाना है, प्लीज बात पूरी करने दीजिए। आराम से बात करते हैं, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है मुझे। अभय जी अपनी बात पूरी कीजिए जीवीएल। तो इसलिए किसी प्रकार के टेम्पररी अभी आज के आंकड़े को लेकर, क्योंकि ये जो घोषणा हुआ था 8 तारीख के रात को हुआ था, तो पहले 5-6 दिन के बाद की आंकड़ा निकाल के उसके आधार पर किसी नतीजे पे पहुंचना, मैं समझता हूं ये एक पार्शियल ट्रूथ होगा। ये आपकी तरफ से एक कन्वीनियंट स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत करने की एक प्रयास होगी, बट लेकिन सरकार संवेदनशील है। सरकार किसी भी सूरत में कृषि क्षेत्र को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचने देगी। ठीक है, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल सोमनाथ सिंह आपके पास आऊंगा, आपसे पूछूंगा। सोमनाथ सिंह, जनता दरबार में पीएम मोदी गए हैं। जनता दरबार में जाने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका जो आज प्रधानमंत्री ने अपनाया, और एक तरीका जब इलेक्शन में राजनीतिक पार्टियां जाती हैं। आज भी देश में कई राज्यों के, करीब 7 राज्यों के बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, और आपकी नेता ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नतीजे आए हैं, उस तरह से पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। तो यह माने क्या यहां पर सोमनाथ सिंह कि पश्चिम बंगाल में नकार दिया, पुडुचेरी में नकार दिया, लेकिन एमपी में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में अपना लिया, वहां लोगों को नोटबंदी से दिक्कत नहीं हो रही है? आपके यहां लोगों को नोटबंदी से दिक्कत हो रही है? देखिए, ये बात अब जो बोला है यो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बात भी तो सही है ना, जो स्टेट में जीता इलेक्शन में, वो स्टेट में बीजेपी था गवर्नमेंट में, मेरा हिसाब से वहां पर बीजेपी था। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है अभी। बंगाल में हारा, मैं बता रहा हूँ। तमिलनाडु में भी हारा है ना, तमिलनाडु में हारा। तो इसका मतलब है जो 8 तारीख के बाद जहां इलेक्शन हुआ, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी ने हारा है। नहीं, त्रिपुरा में आप भी आ रहे हैं। त्रिपुरा में आप भी आ रहे हैं। मैं तो हारा। अरे मैं तो ये नोट लेकर नहीं आया। मैं तो मेरा जो तमिलनाडु में कंटेस्ट नहीं किया। गौरव वहां पर बीजेपी तमिलनाडु में क्यों नहीं जीता है? वो जीत रहा है। वहां पर तृणमूल क्या है, नहीं है, बीजेपी का अगेंस्ट जो है वो लोग जीत रहे हैं। ये बात कहना चाहता हूं। वहां पर तृणमूल क्या किया, ये बात नहीं, बीजेपी हारा है। आपकी मनमानी एनालिसिस यहां नहीं करिए। चलिए एक मिनट, जीवल उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आपके पास आता हूं। जीवल उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आपके पास आता हूं। बात खत्म नहीं हुआ, आपने आंसर दिया। मेरा एक बात है, लास्ट 8 तारीख से ये कंटिन्यू चल रहा है। आपका चैनल में मैं बहुत बार आ रहा हूं। एक बात सुनिए, आज भी पेपर में आया, हम लोग पता चला, आज भी कश्मीर में हमारा 3 मिलिट्री को मार दिया गया पाकिस्तान वाले ने। आज भी एक जंगी को मारा है हमारा मिलिट्री ने। उसका पॉकेट से भी 2000 का नोट कितने नोट निकले गया है? कितने नोट निकले? सोमनाथ सिंह का फैक्ट दीजिए, कितने नोट निकले, क्योंकि मैं दे सकता हूं कितने नोट निकले, और वो नोट कहां से आए ये भी मैं बता सकता हूं। 4000 रुपीज, मेरा हिसाब से 4000 रुपीज 2 नोट निकले हैं, और वो लूटे गए थे, जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है। नोट 2000 का निकला, ये तो आम जनता के पास अभी भी मेरा कहने का मतलब, जो इशू आप लोग ये खड़ा कर रहा था, सेना पर सियासत मत करिए सोमनाथ सिंह रॉय। सेना के जवान शहीद हुए हैं, उसका हम सबको दुख है, लेकिन आप उसको नोटबंदी से मत जोड़िए। नहीं, क्यों नहीं? आप लोग की बोल रहा था ना, ये नोट के लिए, नोटबंदी इसीलिए है जो पाकिस्तान वाले हमारा ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे, जंगी नहीं आ सकेंगे। लेकिन 8 तारीख का भी बाद भी जंगी आ रहा है, पाकिस्तान हमारा मिलिट्री को मार रहा है, सैनिक अभी भी जान दे रहा है। तो ये इशू भी हटा लीजिए। ये जो नोट आप लोग 500,000 जो विड्रॉ कर रहा है, इसके लिए जंगिया और पाकिस्तान वाले ने हमारे ऊपर अटैक बंद नहीं करेंगे, ये तो मान लीजिए पहले। इसका बाद नहीं तो ये तो मानते हैं आप कि कश्मीर में शांति लौटी है। सोमनाथ सिंह रॉय, कश्मीर में जनजीवन, जीवीएल जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। के लिए नहीं, वहां का वेदर के लिए आपको पता है। जीवीएल जवाब दीजिए, फिर अहमद खान आ रहा हूं आपके पास। अहमद खान आपके पास आता हूं, फिर 3 एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। ये मत कीजिए। तृणमूल कांग्रेस का दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो निर्णय, नोटबंदी का निर्णय, सबसे ज्यादा चिट फंड कंपनियों को, उनके द्वारा लाभार्थियों को, गौरव मोदी जी, मैं बीजेपी जो प्रवक्ता है उसको एक बात बताना चाहता हूं। 2013 में जब यहाँ पर चिट फंड हुआ था, तब मोदी जी आके बोला था 2014 इलेक्शन में
पूरे बंगाल का पास ये दो हाथ एक एक करके सोमनाथ सिंह एक एक करके आपकी बात हो गई, जीवीएल की बात हो गई, व्यूअर्स की बात समझ में आई। आराम से आराम से चिटफंड वाले का क्यों टेम्पर लूज कर रहे हैं सोमनाथ सिंह? आराम से, जीवीएल की बात पूरी हो जाए। चिटफंड हुआ 2014 ओके जीवीएल, ओके सोमनाथ सिंह, जीवीएल की बात पूरी हो जाए। दो हाथ में सोमनाथ सिंह वेट तो कीजिए थोड़ा, सुनिए तो सामने वाले को। जीवीएल अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। अरे झूठ मत बोलने के लिए नहीं, आप बोलिए, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा जब आपका चांस आएगा। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा दुख इस बात का है क्योंकि उनका ऊपर असर बहुत ज्यादा हुआ है। जो चिट फंड के पैसे हो या जो काउंटर फीट करेंसी के मामले पे हो, तृणमूल कांग्रेस का फुटप्रिंट, तृणमूल कांग्रेस इन सबका लाभार्थी रहा है। ये पूरी तरह जनता समझ चुकी है। आप कितने भी चिल्लाइए, इसके जनता से दूर नहीं रख सकते हैं। ममता बनर्जी का मां का पास आया था, उसका प्रणाम करने के लिए सोमनाथ सिंह सुन लीजिए एक एक करके। अभी तो बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जिनके पास मैं गया नहीं हूं, ऐसा टाइम मत वेस्ट कीजिए। जल्दी जीवीएल अपनी बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड पूरी कीजिए। जीवीएल की ज्यादा असर पड़ा, ममता बनर्जी ने लीड कर रहा है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का ऊपर असर रहा है। जो काउंटर फीट करेंसी का जो काउंटर, इसी ममता बनर्जी का जो पूरी तरह पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो पूरी तरह इस निर्णय से, बड़े निर्णय से, नोटबंदी के निर्णय से बहुत बड़ा असर हुआ है। ठीक है, तो उनको ये नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को हुआ है। काउंटर फीट करेंसी के मामले हो, टेरर नेटवर्क से द्वारा जो फंडिंग होता है उसके मामले में हो, या चिट फंड के मामले हो, सभी सोर्सेज से ममता बनर्जी को बहुत बड़ी संख्या में गौरव पॉलिटिकल फंडिंग मिला हुआ है। सोमनाथ सिंह होल्ड ऑन। ओके जीवीएल में आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ अहमद खान है। अहमद खान, आप भी मानते हैं कि जनता दरबार में पीएम मोदी गए हैं तो अब सीधा फैसला हो जाएगा, गलत या सही? देखिए, मैं पहले कह रहा हूं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तब उन्होंने 100 दिन मांगा, उसके बाद 2.5 साल चुपचाप रहे, उसके बाद 3 दिन मांगा, फिर 50 दिन मांगा। अब आपने देखा कि बुआई सबसे पीछे चली गई। अभी 2 दिन पहले देखिए आरबीआई ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति खाता सिर्फ 800 रुपये आए हैं। प्रति खाता 800 रुपये जो आए हैं, तो पब्लिक में इसके पैसे कहाँ आए? पैसे तो आए नहीं, तो पब्लिक में हाहाकार तो मचेगा ही। बीज नहीं मिलेगा, धान की खरीदारी नहीं हो सकती है, बुआई 20 दिन पीछे जाएगी, तो उसका सारा श्रेय खाद्यान्न पे पड़ेगा कि खाद्यान्न हमारा कम पैदा होगा, बाहर से लेना पड़ेगा। आप ये देखिए, सूबे के खाते में 10 करोड़ इसमें जमा और 7 लाख करोड़ रुपए, लेकिन 10 दिन में सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए नए नोट मिले। आप ये बताइए कि 20,000 एटीएम सिर्फ हैं और 2,000 कैलिब्रेटेड है। और यूपी हिस्से के में दूसरे राज्यों की तुलना करेंगे तो यूपी में सबसे कम पैसा आया है। जब पैसा कम आएगा तो लाइन तो लंबी लगेगी ही, लाइन लंबी लगेगी, लोगों का मरना है, मर रहे हैं लोग, शादी नहीं कर पा रहे हैं लोग, बुआई नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ये पूरी तरह से मोदी जी ने जो अभी आप समय मांगा है, ये बिल्कुल। चलिए, आपने जो आंकड़े रखे, मैं इस पर इकोनॉमिस्ट जो हमारे साथ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लेता हूं। राम उपेंद्र दास, मैं आपके पास आऊंगा। राम उपेंद्र दास, मैं आपसे बताता हूं, सुनिए मेरी बात। अच्छा, पूरी कीजिए अपनी बात, जल्दी पूरी कीजिए। मेरी बात सुनिए पहले, अब 2 मिनट और दे दीजिए गौरव जी, 20 सेकंड और दे दीजिए गौरव जी। मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी रोज रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। आज हमारे बॉर्डर पर सैनिक मारे जा रहे हैं, उन पे भावुक क्यों नहीं हो रहे हैं? उन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उन पे लड़ाई, कौन कह रहा है एक्शन नहीं हो रहा? किसने का एक्शन नहीं हो रहा? आपको मालूम है वहां बीएसएफ जवाब नहीं दे रही, सेना जवाब नहीं दे रही। इस देश में क्या चाहते हैं आखिर? नहीं, अहमद खान, ये रिपोर्ट्स कहां से आ रही हैं आपके पास कि एक्शन नहीं हो रहा? मजबूत है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सकता है। नहीं, कहां से रिपोर्ट्स आ रही है कि जवाब उनको जवाब नहीं दिया जा रहा? दिया जा सकता है अगर हमारी, ये तो सबसे बड़ा करारा जवाब है, जहां जो वो फेक करेंसी हमारे देश में भेज रहे थे, उस फेक करेंसी को खत्म किया गया। आप हमारे 3 जवान एक देखिए, पहले कहते थे कि 1 सर काटोगे 10 सर काट के हम ले आएंगे, हमको सत्ता में ले आइए। 1 सर काटने के बाद आज एक हमारे सैनिक को, चलिए अहमद खान साहब, इसमें बहुत बात हो गई। एक जनता के हित की बात करते हैं और आप लोग उस पर खुश होंगे। मैं वो सवाल पूछूंगा तो शायद आपको खुशी होगी, लेकिन राम उपेंद्र दास, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। राम उपेंद्र दास, आप एक सीनियर इकोनॉमिस्ट और इमर्जिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। भारत जैसा एक उभरता हुआ देश जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, वहां 86% की करेंसी एक साथ बंद कर दी जाए और
जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं और डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट को हासिल करने की बात कर रहे हो, उस दौर में इतनी बड़ी चोट अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अच्छी कितनी खराब, ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को आसान भाषा में। और क्या लगता है आपको, क्या इस इशू पर राजनीति बनती है कि डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, या जो लोगों को दिक्कत हुई, असुविधा हुई, इस पर लोगों को आवाज उठानी चाहिए? जी धन्यवाद। पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, मेरे समझ से जहां तक उद्देश्य का सवाल है, इस नीति के उद्देश्य और उसकी जो लक्ष्य है उस पर विवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर लक्ष्य है ब्लैक मनी, काउंटरफीट करेंसी और काले धन को समाप्त करना और फेक करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग को समाप्त करना, तो इस लक्ष्य पर विवाद नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम जो इनकन्वीनियंस हो रही है एक आम जनता को डे टू डे, और क्या यह है प्रॉब्लम उचित था या नहीं, ये भी तब तय हो पाएगा जब 30 दिसंबर की अवधि पूरी हो जाती है। क्या होता है तब, क्या कलेक्शन होता है, उसका क्या प्रभाव है, और जो इनकन्वीनियंस हम सब लोग जिससे गुजरे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में उसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए अभी बहुत प्रीमेच्योर है ये कहना कि ये सब गड़बड़ हो रहा है। जहां तक, और दूसरी चीज एक और बता दूं कि जब मकसद ये था कि काले धन और फेक करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग को टारगेट करना है, तो उसको एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ ही किया जा सकता है। आप प्लानिंग करेंगे तो जितने ज्यादा लोग उसको जानेंगे, आपकी ये कामयाबी नहीं हो सकती है। सरप्राइज एलिमेंट उसमें अति आवश्यक था, और सरप्राइज एलिमेंट के साथ हम सबको पता है कि इनकन्वीनियंस तो होना ही था। देश बेहतर है कि इस इनकन्वीनियंस को झेल ले, और जो एक बड़ा इनकन्वीनियंस था और हमारा एक करप्ट नेशन हो चुका था, इकोनॉमी हो चुकी थी, उससे हम बाहर निकले। और 30 दिसंबर तक हमें लगता है नहीं, लेकिन ग्रोथ पे कितना असर आएगा ये बताइए सर, समय कम है, जल्दी से, और भी लोग हैं। जी मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि नहीं, देखिए आपने राजनीतिक बहस तो कर ली, लेकिन इसका राजनीतिकरण केवल नहीं हो सकता है। हाँ, जहां तक दूसरे लोग हैं जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, विदेश के लोग, ये है मेरी समझ से, जहां तक कंजम्पशन, इन्फ्लेशन और जीडीपी पर एक दुष्प्रभाव डाल सकता है एक क्वार्टर में, वहीं ये सारे जो डिजिटाइजेशन और कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वही कॉम्पेंसेट करेगा अगले क्वार्टर में हमारे जीडीपी को ज्यादा बिजनेस दे करके। और मेरे समझ से ये ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक है। चलिए, ईज ऑफ डूइंग का एक मास्टर स्ट्रोक है, ये मानते हैं आप राकेश मोहन जोशी? और राकेश मोहन जोशी, मेरा सवाल एक और है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा, हम अभी आ रहा हूं, अबू दुबे आ रहा हूं, मेरे पास और भी लोग, अभी आ रहा हूं। वित्त मंत्री ने आज कहा है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कि इससे गरीबी मिटेगी क्योंकि टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। आपका टेक? देखिए, ये अभी तक अपन ने राजनीतिक बहस की, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो इसके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है प्रधानमंत्री की, वो निश्चित रूप से सराहनीय है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। और इसमें सबसे 86% ऑफ द करेंसी जो बिगर नोट्स थे उसको डिमोनेटाइज किया, सो देयर इज अ टोटल डिसरप्शन इन द शॉर्ट टर्म। अब अभी जो डिबेट हुआ, द एंटायर डिबेट वाज फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म डिसरप्शन, टेकिंग नो कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, अभी का जैसे 86% करेंसी का डिसरप्शन हुआ, तो ये सब मतलब प्रॉब्लम्स हैं। सो प्रेजेंटली द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज फायर फाइटिंग, क्योंकि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि देयर हैज टू बी सरप्राइज एलिमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेकिंग कैश अवेलेबल टू द पीपल जहां पे उनको चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट देश में चाहिए, शहरों में चाहिए, गांव में चाहिए, और छोटी छोटी जगह पे चाहिए, वहां पहुंचाने की व्यवस्था। उसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि लगभग इस देश के अंदर 65-70% लोग कंजर्वेटिव एस्टिमेट आर विदाउट द बैंकिंग सेक्टर। सो वी नीड टू हैव द नॉन कन्वेंशनल वेज ऑफ सेंडिंग देम कैश बाय वे ऑफ आइदर रिटेल सेक्टर और पोस्ट ऑफिसेज और व्हाटएवर द गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें जो स्पीड ऑफ मेकिंग करेंसी अवेलेबल एंड लॉजिस्टिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, जहां तक अब इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इन्होंने बात की, उसका सवाल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सो फार मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि पैरेलल इकोनॉमी की एडवोकेसी करते हैं, और पैरेलल इकोनॉमी की एडवोकेसी में ये कि हिंदुस्तान की पैरेलल इकोनॉमी, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट व्हिच सेज वाज ए क्वेश्चन टू सेफ्टी ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगेंस्ट द फॉरेन इकोनॉमीज। बट आई थिंक आई डोंट टेक दिस
this argument completely because the parallel economy existed because of disruption in the parallel economy खत्म होगी institutional framework। तो निश्चित रूप से इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की तरफ पूरे सिस्टम को बढ़ने में मदद मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द पेमेंट नाउ इन दिस सिस्टम देयर और इसका एक फायदा और होगा, मैं चाहूंगा हिमांशु कुमार उस पर बोले, जल्दी कंप्लीट कीजिए। उसके अंदर क्या है कि देखिए द पेमेंट ऑफ द टैक्सेशन, और दूसरा क्या है कि अगर कोई आदमी जो है टैक्स हायर टैक्स कंप्लायंस, अच्छा द कंफर्ट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल make ease of access to the finances, reduction of मैं यही सवाल लेके जा रहा था। निश्चित रूप से आप देखिए थोड़े दिन के बाद में जो है ना इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली द इकोनॉमी इन दिस कंट्री इज गोइंग टू गेट इंस्टीट्यूशनलाइज, व्हिच आई थिंक वी नेवर थॉट ऑफ बिफोर। चलिए ये आपने बड़ी बात कही कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी इस देश की इकोनॉमी, लेकिन मैं दूसरे मुद्दे के साथ आऊंगा। हिमांशु आप टैक्स एक्सपर्ट हैं और वित्त मंत्री ने आज ही कहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो सरकार के पास 8 लाख करोड़ करीब डायरेक्ट टैक्सेस से जो कलेक्शन आता है, टैक्स कलेक्शन आता है, वो खत्म हो, वो बढ़ेगा और सरकार को जो 3-4 लाख करोड़ का जो घाटा होता है जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो अगर कम होगा तो पैसा सीधे टैक्स कंप्लायंस की वजह से तो सीधे गरीब तक पहुंचेगा और गरीबी मिटाने में, गरीबों के विकास में मददगार होगा। आप क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? देखिए जो किया गया है उसमें तो किसी तरह का कोई डिबेट ही नहीं है कि एक अच्छे उद्देश्य के साथ किया गया है। नहीं, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, कंप्लायंसेस बढ़ेंगे। होगा क्या कि जैसे आप अपने अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इससे एक तरह से आइडिया लग सकता है डिपार्टमेंट को कि आपकी कलेक्शन क्या थी। सपोज मैं एक सैलरी क्लास हूं और मेरी एक और कोई इनकम है, चाहे वो कैश की हो किसी भी तरह की, और मेरी 4 लाख 5 लाख की सैलरी थी, लेकिन मैंने अपने अकाउंट में 8 से 10 लाख या 12 लाख उस हिसाब से अमाउंट जब डिपॉजिट करता हूं तो डिपार्टमेंट को एक कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन जा रही है जो कि एक नोटिस देके वो आपसे पूछ सकता है कि ये इनकम कहां से आ रही। तो इस दायरे में एकाएक काफी लंबा नंबर आ सकता है, जो कि हम एक्सपेक्ट करें। अभी 2 से 2.5% पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो टैक्स पे करती है, रिटर्न फाइल करती है। ये नंबर हो सकता है कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि अब एक तरह का थ्रेट तो मार्केट में जा ही चुका है कि अगर आप धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको व्हाइट का पैसा चाहिए, अदरवाइज सर्वाइवल इतना आसान नहीं है। तो एक अलग तरह से मैसेज जा रहा है। साथ के साथ जिस तरह से चीजें की जा रही है उससे एक तो क्लियर है कि आप एक तो रोड मैप दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तो हमें एक व्हाइट इकोनॉमी या व्हाइट कॉलर के साथ आगे बढ़ना होगा। उसके लिए जीएसटी और इन सब चीजों को भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं टैक्स दायरा तो काफी ही हद तक बढ़ना चाहिए, और हो सकता है टियर 2 और टियर 3 में भी अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं टैक्स पेयर की, जो कि अभी तक शायद बहुत ही कम है, बहुत जिसके नंबर को आप अगर ठीक है। अभय दुबे मैं आपके पास आता हूं, जीवन मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभय दुबे आपने 3 एक्सपर्ट को सुना, 2 मोर ऑफ इकोनॉमी के पर अपनी पकड़ रखते हैं, एक टैक्स एक्सपर्ट है, और तीनों का मानना है कि इसका उद्देश्य जो है वो आने वाले दिनों में पॉजिटिव होगा। अभय दुबे, बड़ा हमला वित्त मंत्री ने आपके उपाध्यक्ष पर भी किया है और साफ आपके ऊपर एनपीए को लेकर भी हमला बोला है, लेकिन वो सब छोड़िए, क्यों नहीं इस अच्छे उद्देश्य पर आ जाते हैं सरकार के साथ और लोगों को बताते हैं कि हां ठीक है, ये जो चीज हो रही है ये सही है। गौरव, अगर विश्व भर के अच्छे अर्थशास्त्रियों का अध्ययन करेंगे आप, जैसे आज ही मैं लॉरेंस को पढ़ रहा था जो ओबामा के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स कि वो इकोनॉमिक्स पर क्या बोले। उन्होंने हिंदुस्तान के संदर्भ में एक टिप्पणी की है कि मोस्ट फ्री सोसाइटीज वुड रादर लेट सेवरल क्रिमिनल्स गो फ्री देन कन्विक्ट एन इनोसेंट मैन। इसका आशय समझ लीजिए। उन्होंने तो एक भर्त्सना की इस डिमोनेटाइजेशन की, कौशिक बसु को भी आप पढ़ लीजिए। मैं कुछ छोटे से सवाल करना चाहता हूं। अभी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम मोदी सरकार लेकर आई थी, आप जानते हैं कि सर्वाधिक डिक्लेरेशन उसमें किन लोगों ने किए हैं? वो जो पेनी स्टॉक्स वाले थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का काम करके काला पैसा कमाया था, जो रिपोर्ट हुए थे उन लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूं, 98 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं, उसमें से सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है। मुझे मेरे मित्र बताइए सब लोग मिलकर के कि क्या सिर्फ ये जो काले पैसे की बात कर रहे हैं वो क्या गनी बैग्स लेकर बैठते हैं लोग? जितना आप विश्व भर की अर्थव्यवस्था को, और कोई बड़ी मैंने स्टडी किया, किसी बड़ी इकोनॉमी ने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया। मैं जीवीएल जी से एक छोटा सा प्रश्न करना नहीं, रुकिए अभय दुबे रुकिए, एक मिनट जीवीएल, अभय दुबे रुकिए, क्या वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं?
आप ये बोल रहे हैं क्या वित्त मंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं? मैं दिखाई देता हूं उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद मैं अभय दुबे आपके पास आता हूं। तो दिखाइए वित्त मंत्री ने आज क्या कहा है डीमोनेटाइजेशन को लेकर, उसके बाद आपके पास आता हूं। बैंकों की क्षमता कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड में, व्यवसाय में, उद्योग में ऋण देने की क्षमता एकदम बढ़ जाती है। और क्योंकि ये लो कॉस्ट सस्ता कैपिटल आया है, स्वाभाविक है कि उस ऋण देने की जो क्षमता होगी उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो ब्याज होगा, वो भी अपने आप कम आएगा। बैंकों ने ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिया है। इतना कठिन निर्णय और उसका कार्यान्वयन करना, और स्वाभाविक था कि जब करेंसी बदली जाएगी तो पहले कुछ दिन लाइन्स लगेंगी, धीरे धीरे कम होती गई। अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है, तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कंसंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन है कि स्वाभाविक है कि थोड़ा सा करेंसी स्क्वीज होगी। और करेंसी स्क्वीज से थोड़े दिनों के लिए व्यवसाय कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद सारा का सारा व्यवसाय, कोई ये कल्पना नहीं करता कि 100% कोई अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाएगी। करेंसी रहेगी, कैश रहेगा, लेकिन अधिक मात्रा में डिजिटल रिप्लेस करता। जैसे वेतन आपको चेक से मिलता है, बैंक अकाउंट, हमारे सांसदों की तनख्वाह अपने आप बैंक में पहुंचती है, कोई कैश नहीं देता। अभय दुबे, सुना आपने, तो सरकार कह रही है कि सस्ता कर्ज मिलेगा, वित्त मंत्री खुद कह रहे हैं कि कर्ज सस्ता होगा, और उन्होंने कहा कि मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में कुछ दिक्कत है, अब उस पर फोकस रहेगा। बोलिए। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक नियोजित षड्यंत्र है। खान साहब आ रहा हूं। कैसे नियोजित षड्यंत्र है? मैंने पहले भी कहा कि 8 जुलाई से 30 सितंबर के बीच एडिशनल 96,196 बिलियन रुपीस और 102082 बिलियन रुपीस के डिपॉजिट का अंतर है। मतलब 5,88,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त टाइम और डिमांड डिपॉजिट हुआ है। इसका अर्थ यह कि पहले से कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल को सूचना थी जिन्होंने अपने काले धन को एक, ये बड़ा आरोप है जीवीएल आप पर, और लगातार आप पे ये आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल लगातार ये आप पे आरोप लगाया जा रहा है। एक मिनट गौरव जी, हाँ, गौरव जी मैं जवाब देता हूं, जल्दी कंप्लीट। हाँ बिल्कुल 10 सेकंड में, बिल्कुल 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अब एक नियोजित षड्यंत्र छोटे छोटे गरीब लोगों के साथ किया जा रहा है। यह कोशिश की जा रही कि उन 17 लाख करोड़ रुपए में से कम पैसा जमा हो उन छोटे गरीबों का। 4,000 से लिमिट चेंज कराने की 2,000 कर दी। जैसे मैंने कहा कि सेविंग में नहीं जमा करेंगे, किसानों को जो रूरल बैंक है उनमें नोट एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये जो उनका लेजिटिमेट पैसा है जो उन्होंने रखा हुआ था, जवाब दीजिए जीवीएल, जवाब दीजिए। जमा करके ओके, यू मेड योर पॉइंट, जवाब दीजिए, टाइम नहीं है। यस, अब देखिए गौरव, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर गलत आंकड़े देकर के या सेलेक्टिव आंकड़े देकर के जनता को गुमराह करने की बहुत कोशिश कर रही है, पर लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो आंकड़े, मैं आंकड़े बता रहा हूं, आरबीआई का, यदि नहीं, मैं आरबीआई का ही स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। मैंने खोला है यहां, मैं आपका पोल खोल दूंगा। सबसे पहले मैं एक पॉलिटिकल कमेंट करूं। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय दिया था, प्रधानमंत्री जी ने किसी से शेयर नहीं किया है, उनको मंत्रियों तक मालूम नहीं था, वित्त मंत्री को भी नहीं बताया था। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लाखों बहुत लोगों को पता चल गया था, इसलिए डिपॉजिट हो गए। पहले आप इस कंफ्यूजन से आप पहले आपकी नेता से आप राहुल गांधी के नासमझ समझते हैं क्या? उनको स्थिति पता नहीं है क्या? आप उनकी भत्सना करते हैं? पहले ये बताइए। हताशा इसी बात की है कि राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है पूरे खेल को। गौरव, हाँ सुन लीजिए जीवीएल की बात। गौरव, हाँ बोलिए। देखिए, जो गौरव जी, मैं आ रहा हूं खान साहब, आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। जो डिपॉजिट की जो बात करते हैं, ये आरबीआई का डेटा है। ये देखिए, ये आरबीआई का इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट है। सर आप दोनों कोट कर दीजिए, किसी के फोन से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। डिपॉजिट नहीं, आप फोन पर कोई भी चाहे तो खोल सकते हैं। ये स्टोरी है, मंथली बैंक डिपॉजिट्स इन सितंबर एट 5.98 लाख करोड़। दिस इज द रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम विच दे आर कोटिंग। मैं इसी रिपोर्ट से आपको दिखाता हूं
डिपॉजिट से आरबीआई का जो डेटा है, ये बेस जो है, ये जो बेस है, ये नियरली 100 लाख करोड़। आप गौरव, ये मनमानी नहीं चल सकता है। आपने कुछ कोट किया था, मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब दे लेते हैं, जवाब आप चुप रहिए, दीजिए जवाब। आप मैं जो बताऊंगा उसके बाद आप आइए। आप देखिए एंड मंथली जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट जो है डिपॉजिट्स में, ये 9 और 12% के बीच में पिछले 24 महीने में हुआ है। और जो सितंबर के महीने में इनका ग्रोथ हुआ 13%, थोड़ा अधिक हुआ, लेकिन उसके एक महीने पहले केवल 7% हुआ है। तो इसलिए आप अगस्त सितंबर दोनों महीनों में देखेंगे जो डिपॉजिट में ग्रोथ रेट सामान्य था, जैसा पिछले कई सालों से होता है वैसा ही है। ये आंकड़े 5 लाख करोड़ उसका बेस है। मैं एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं इस पर, फिर आता हूं आप सबके पास, फिर अहमद खान आपके पास आता हूं। मैं सोमनाथ सिंह आ रहा हूं। 5 लाख करोड़ जब राम उपेंद्र दास, मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक एक्सपर्ट व्यू दें अपना, क्योंकि ये बात बहुत कही जा रही है। जी ये झूठ फैलाने की कोशिश है। नहीं, एक मिनट। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 7th पे कमीशन के एरियर की वजह से, तो वो तो सिर्फ 34,600 करोड़ रुपए का। ठीक है, मैं इस पर इकोनॉमिस्ट से पूछ रहा हूँ ना, मैं इस पर अर्थशास्त्री जो बैठे हैं वहां से उनसे पूछ रहा हूँ। राम उपेंद्र दास, आप इस बारे में कुछ कहेंगे, आपका एनालिसिस है कुछ? देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि आप ये मंथली फिगर्स पे अभी मत जाएं, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कि एक जो डिस्क्लोजर की बात 30 सितंबर तक की हुई थी, क्या उसका कोई असर नहीं रहा होगा? ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये आप देख लीजिए कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसको हमको ऑन एन एवरेज अभी निकाल करके देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें टोटल और एवरेज दोनों ही इस साल के अंत में निकालने के बाद ही जो है हम किसी कंक्लूसिव निर्णय पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इतनी जल्दबाजी में क्यों जा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी में क्यों पहुंच रहे हैं? सोमनाथ सिंह, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी, फिर खान साहब आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मैं सिर्फ मिस्टर राव के पास एक चीज जानना चाहता हूं। आप एक मोबाइल दिखा रहा है, वो मोबाइल में दिखाइए ना, जो 74 आदमी मर चुका है उसका हिसाब वहां पर है। राव जी, इसका जमींदार कौन है बताइए ना प्लीज। वो तो किसी का स्वामी था, किसी का हस्बैंड था, किसी का लड़का था, किसी का भाई था। आपके पास कौन से इसका जमींदार कौन है? आप बताइए, इसका जमींदार कौन है? उसका मरने का दिन नहीं आया था। एक डिसीजन में किसी का स्वामी मर गया है, किसी का भाई मर गया है। राव जी, इसका जमींदार कौन है ये आप बताइए प्लीज। एक मोबाइल निकल के दिखाइए, जमींदार ये है, ये जो नेट हो रहा है लाइव में, ये जमींदार ये है। तो हम लोग जान जाएंगे जमींदार कौन है ये डेट के लिए। एक आदमी मर रहा है लाइन पे, आप लोग यहाँ पर आंकड़ा दिखा रहे हैं बंगाल में। नहीं, आप लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं और एक भी सैकड़ों लोग बंगाल में। सोमनाथ सिंह, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जीवीएल जवाब दीजिए, जीवीएल जल्दी जवाब दीजिए। एमएच खान साहब आ रहा हूँ, एमएच खान साहब रुकिए। सोमनाथ सिंह का जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप लोगों के लिए जवाब ले लीजिए। जो आदमी मर रहे हैं उसके लिए कोई आंसू नहीं है, सिर्फ आप आंकड़े दिखाइए सब। जो मैं इसका जवाब दे रहा हूं, जो लोग जो आंकड़े आप कोट कर रहे हैं इनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सैकड़ों बंगाल में मर गए हैं, वो सारे के सारे आपके बढ़ावे के कारण, टेरर फाइनेंसिंग के कारण, कुछ नहीं। काउंटर आराम से सोमनाथ सिंह, आराम से, आराम से, डोंट शाउट एनीवन, आराम से हेल्दी डिबेट करते हैं। व्यूअर को समझाने दीजिए, लिए जिम्मेदारी लीजिए। आ रहा हूं खान साहब, खान साहब आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ, चल ठीक है, अहमद खान बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं, ये डिबेट का कोई मतलब नहीं है कि इकोनॉमी कहां जाएगी, कहां आएगी, किधर घुसेगी। आज जो लोग मर रहे हैं, आप देखिए, कोऑपरेटिव बैंक को आपने अधिकार नहीं दिया है। जब तक कोऑपरेटिव बैंक में सारे किसानों का पैसा जमा होता है, वहां बदलने का आपने कोई इंतजाम नहीं किया है। आज डिबेट जो है दूसरी तरफ जा रहा है। अभी 50 दिन मांग रहे हैं मोदी जी, दे दीजिए मोदी जी को। मोदी जी पार्लियामेंट में आके जवाब दें। पहले ये तो तय करिए कि जो लोग मर रहे हैं, जो किसान बुआई नहीं कर पा रहा है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, गरीब किसान की बात करिए ना। यहाँ इकोनॉमिक्स की बात कहाँ आ गई अभी बीच में? अभी तो जो लोग मर रहे हैं उनकी बात करिए। उनको सहायता क्या मिल रही है? उनको ये बीजेपी के साथी हमारे बताएं कि गांव के लोगों को क्या सहायता दे रहे हैं, क्या उनको रिलीफ मिल रही है,
क्या वो मर रहे हैं उनके ऊपर सहानुभूति नहीं है, दिल नहीं है आपके बीजेपी वालों के पास? जवाब दीजिए जीवीएल जवाब दीजिए, जीवीएल जवाब दीजिए। जनता को आप मोबाइल पे करेंगे इस तरह? जीवीएल जवाब दीजिए। नहीं गौरव, हाँ मोबाइल से बात कर रहे हैं, जहाँ गांव में जाइए तो देखिए क्या दशा हो रही है। यदि इन विषयों पे बहस करना चाहते हैं, क्यों टेलीविजन चैनल्स पर ही करना चाहते हैं? क्यों पार्लियामेंट में इस पे बहस नहीं करना चाहते? क्यों चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप कल सुबह पार्लियामेंट जवाब आराम से एक एक करके स्लोली, आराम से एक एक करके पार्लियामेंट में मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? पार्लियामेंट में मोदी जी, जब मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो मोदी जी को ही जवाब देना चाहिए, वित्त मंत्री या किसी मंत्री को नहीं देना चाहिए। अरे वित्त मंत्री को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सोमनाथ सिंघाई कितना आयरनिक है, एक मिनट सोमनाथ सिंघाई कितना आयरनिक है कि वित्त मंत्री को नहीं पता था, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं को पता था और उन्होंने अपना ब्लैक मनी चेंज कर लिया। वित्त मंत्री को नहीं पता था, सबको पता था। नहीं, वित्त मंत्री को नहीं पता था, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं को पता था, उन्होंने अपना ब्लैक मनी चेंज कर लिया। वित्त मंत्री को नहीं पता था, इसलिए वित्त मंत्री को मत बुलाइए। कितना आयरनिक है, आप खुद सोचिए, तर्क कहां ठहरता है? गौरव जी जरा वित्त मंत्री जी से आपका क्वेश्चन हमको सुनाई नहीं दे रहा है। पूछ लीजिए। अच्छा तो मैं फिर से सुनाता हूं आपको, रुकिए। करने का 1 लाख बोलिए प्लीज, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, प्लीज बोलिए। अच्छा अहमद खान साहब सुनिए, अहमद खान साहब सुनिए आराम से। सोमनाथ सिंह आप कह रहे हैं वित्त मंत्री को तो पता ही नहीं था। सुन रहे हैं आप, मेरी आवाज आ रही है? ये मैंने नहीं बोला, ये मोदी जी ने खुद बोला था। अर्थमंत्री भी जो तो आप कह रहे पता था? पता नहीं था, हम 4 आदमी सिर्फ जानता था। आप कह रहे पता था? मैंने नहीं बोला। तो आप कह रहे पता था? मैंने नहीं बोला ये। हाँ नहीं, तमाम विपक्ष कह रहा है, पता नहीं। आप भी तो उस डिबेट में शामिल हैं कि बीजेपी वालों ने अपना ब्लैक मनी वाइट कर लिया। तो बीजेपी, अगर वित्त मंत्री को नहीं पता था तो दूसरे नेताओं को पता था। मैं अभय दुबे आपके पास ही आना चाह रहा था, लेकिन गौरव जी नहीं, मैं तो वही बोलना चाहता हूं गौरव जी, कौन सा बात सही है? वित्त मंत्री जानता था कि नहीं? चलिए ये सब जनता बताएगी कौन सी बात सही है। मोदी को बताना चाहिए। मैं पता था यहाँ पर बंगाल में बीजेपी अकाउंट का ओके सर, ओके करोड़ रुपए जमा हो रहा है, उधर बोल रहा है वित्त मंत्री का पता नहीं था। ओके सर, ये तो हम लोग जानना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में एक जिला आता है मालदा, देश की सबसे ज्यादा फेक करेंसी वहीं से आती थी, या सबसे ज्यादा फेक करेंसी वाले इलाकों में आता था। लेकिन वो भी तो आपकी सरकार थी ना, वहां आपने क्या किया ये भी बताइए अभी तक। ये भी आपको बोलना चाहिए। मेरे साथ तो एक्सपर्ट बिल्कुल समय नहीं है सर, प्लीज सर, मैं बहस बिल्कुल डिटेल नहीं करना चाहता। सर सुनिए सर, मैं बहस बिल्कुल डिटेल नहीं करना चाहता। सोमनाथ सिंह सुनिए, रुकिए। मैं राकेश मोहन जोशी, मेरे पास आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जो कुछ विकसित देश हैं, जो हम कहते हैं कि हमें विकसित होना है, विकास, हर नेता विकास के नाम पर वोट मांगता है। मैं कुछ विकसित देशों के आंकड़े देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में कैश पेमेंट 9% है और नॉन कैश पेमेंट 91% है। फ्रांस में कैश पेमेंट 78% है और नॉन कैश पेमेंट 22% है। 2015 के ये आंकड़े हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में ये देश भारत से बहुत ऊपर है, यानी इनमें भ्रष्टाचार नहीं है, और भारत भ्रष्टाचार के मामले में 76 नंबर पर है। तो अगर हमें भ्रष्टाचार मिटाना है, अगर हमें विकसित देशों की कतार में शामिल होना है, तो ये कदम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, या हमेशा क्योंकि लोगों को दिक्कत होगी हम कुछ ना करें? जल्दी से छोटा ब्रीफ। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि द प्रोसेस वाज टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और कम से कम इन्होंने किया। आप देखिए नॉर्वे, न्यूजीलैंड इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 1 आया है, और वहां के ऊपर आप देखिए लगभग 80 to 90% कैशलेस इकोनॉमी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने बताया कैशलेस इकोनॉमी है। तो क्या कि कल हमको निश्चित रूप से, अगर नॉट ऑल कैशलेस, बट फिर भी ये है कि प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना ही होगा, जिसके लिए क्या है। और आज की तारीख में जो इन्होंने 3 चीजें थी इसमें, एक तो फेक करेंसी, मतलब इसका जो इंपैक्ट है वो इमीडिएट इंपैक्ट वाज ऑन द फेक करेंसी, उसके ऊपर निश्चित रूप से इंपैक्ट है। दूसरा इस पे था स्मगलिंग ऑफ द करेंसी, उस पे भी इंपैक्ट है। तीसरा था टेररिज्म, उस पे भी इंपैक्ट है। अच्छा, इसके बाद में जो द प्रॉब्लम कभी इज इन द लॉजिस्टिक्स एंड द डे टू डे मैनेजमेंट विच द गवर्नमेंट, वो देखना ही है कि गवर्नमेंट किस तरह से अगले 15-20 दिन में मैनेज करती है। बट इसका जहां तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का सवाल है, वो निश्चित रूप, अच्छा डिमोनेटाइजेशन जो है पहले भी हुए हैं, दूसरे देशों में भी हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोदी, कोई बड़ी इकोनॉमी में नहीं हुआ। नहीं, आप और नाइजीरिया जैसे देशों में हुआ है साहब।
नहीं, आप एक चीज देखिए कि जब प्रधानमंत्री इज गोइंग टू द पीपल फॉर आस्किंग, और आप ये निश्चित रूप से समझ लीजिए प्लीज अंडरस्टैंड द कॉमन पीपल आर फेवरिंग दिस। आप सड़क की लाइन पे जाइए, लोग खड़े हैं, लेकिन और ये सर उनको तो आप बीजेपी के नेता मत ठहरा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो तरीका है यह गलत तरीका है। अच्छा ठीक है, हिमांशु कुमार एक मिनट, हिमांशु कुमार से भी एक और आम आदमी हमारे बीच बैठा है, जैसे हम सब आम आदमी, वैसे एक और आम आदमी हमारे बीच बैठा है, उसका भी रिप्लाई ले लेता हूं। हिमांशु कुमार, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, तो आपके पास बहुत सारे फोन भी आए होंगे, बहुत सारे आपके क्लाइंट्स भी होंगे, आपसे पूछ रहे होंगे कि क्या किया जाए। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका क्या कहना है और आप क्या कह रहे हैं उनसे? पहली चीज कि जो परेशान है वो कहीं ना कहीं बड़ा बिजनेसमैन है, और उसका जो बिजनेस है वो कैश बेस है। नॉर्मल जो कॉमन मैंगो मैन जिसको आप बोलते हैं, कॉमन आदमी बोलते हैं, वो कोई परेशान नहीं है। किसी का कॉल नहीं आता मुझे कि वो मेरे से पूछे कि इसका क्या करना है। जिसके पास भी कॉल आता है यही पूछता है कि मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए पड़े हुए, मैं क्या करूं। तो एक नॉर्मल बिहेवियर है। जो मेजर जो परेशानी जो झेल रहे हैं, जो चांदनी चौक और इस टाइप के इलाके में बैठे हैं, जिनकी करेंसी कैश में है, अगर आप चांदनी चौक और इस सब इलाके में जाते हैं वहां कैश के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, ये छुपा हुआ नहीं है गवर्नमेंट से, तो परेशानी वहां पे बिजनेस नहीं। एक खबर ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस जा रहे हैं और सरकार अब स्क्रूटनी करनी शुरू कर रही है, और जो लोगों ने ब्लैक मनी छुपाने की कोशिश की है उनके ऊपर बड़ा एक्शन हो सकता है। इनकम टैक्स विभाग बहुत ज्यादा एक्शन में आ चुका है, इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर तो कहीं ना कहीं देखने को टैक्स में पड़ेगा ही पड़ेगा, बट इसमें एक चीज मेरा भी सजेशन रहेगा गवर्नमेंट को कि देखिए आप पैनिक ना फैलाएं। जो बार बार कहीं ना कहीं एक आता है कि 2.5 लाख के ऊपर हम स्क्रूटनी कर देंगे, देखिए किसी चीज को कन्वे करने का तरीका होता है, उसमें आप डिबेट कर सकते हैं। इसमें मैं भी कहता हूं कि जो आप मैसेज दे रहे हैं उसको आम पब्लिक में कहीं इस तरह से ना मैसेज दे जिससे कि आम जो जनता है ना वो परेशान हो। चलिए, 2.5 लाख की लिमिट से 5 लाख हो एक अलग मुद्दा है, बट एक तरह से उसको टैकल अच्छे से करने की जरूरत है, ना कि किसी को टेरराइज करने की जरूरत है कि आप 2.5 लाख से ज्यादा डालते हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी और ये हो जाएगी। ठीक है, वो जेन्युइन है तो उसको आपको कोऑपरेट करने की जरूरत है। जीवीएल इस बात पे कुछ कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कई लोगों ने इस पर शिकायत जताई है कि नियम बहुत तेजी से बदले हैं और हमें मौका नहीं मिला कि हम उन नियमों को समझ पाए। एक मिनट, एमएच खान साहब सुनिए सुनिए। तो 2.5 लाख रुपए नहीं, देखिए गौरव, सी नियम बदलने का एक ही रीजन था, उसको जनता की सुविधा को बढ़ाने के लिए। इसमें यदि कोई कंप्लेन करता है तो मैं समझता हूं उन्होंने गौर नहीं किया होगा। जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से ये जो निबंधन बदले गए हैं उसके पूरा सभी मीडिया में इसका चर्चा हुआ है, और यदि किसी को मालूम नहीं था तो उनको बैंकों के जरिए इसकी नॉलेज मिल गया होगा। तो इसलिए ग्रामीण इलाकों से अभी भी शिकायतें हैं, ग्रामीण इलाकों से अभी भी शिकायतें हैं कि जो शहरी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर सरकार करीब है, ज्यादा वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, ग्रामीण इलाकों में अभी भी शिकायतें हैं। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम। एक मिनट समय नहीं है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कुछ अभाव कुछ जगह हो सकता है, और इसके जनता की अभाव हो सकता है, जानकारी का अभाव कहीं ना कहीं हो सकता है, और इसमें जो सरकारी तंत्र है, बैंकिंग व्यवस्था है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनके जरिए सबको जानकारी मिल रही है। तो मैं समझता हूं ये जो फैसला है इसके कारण ऐसे लाखों लोग जो बैंकिंग व्यवस्था में बैंक्स में जाकर के कोई काम नहीं करते हैं वो भी पहली बार एक लाइन में जवाब, कोई अंदाजा कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे? इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब तो समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा। अब देखिए ग्रामीण इलाकों में अभी बहुत ज्यादा फोकस ग्रामीण इलाकों पे हो रहा है, वहां कैश सप्लाई के लिए हो रहा है, तो इसलिए, लेकिन बड़े शहरों में काफी हद तक स्थितियां सामान्य मतलब कोई कंक्रीट जवाब नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, ग्रामीण इलाकों के ऊपर सरकार का फोकस है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो नोटबंदी पर सरकार अब जनता के दरबार में है। एक जनता के दरबार में आज जो बाई इलेक्शन थे उन पर रिजल्ट आ गया, और वो कहीं ना कहीं सबके हक में फैसला किया। उस पर आप कोई एक डिसीजन, एक राय नहीं बना सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जो दूसरा जनता की राय सरकार ने पूछी, जो 10 सवाल पूछे गए, उस पर तो आप अपनी राय दे सकते हैं, और देश भर के लोग दे सकते हैं, देश के बाहर लोग हैं और इससे इफेक्टेड हैं तो भी राय दे सकते हैं। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, बढ़ चढ़ के दीजिएगा, सहमत हैं असहमत हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मौका मिले वोट करने का तो वोट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपका अधिकार है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही।